हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर कुमार और मैं ला रहा हूं 10वीं के लिए सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज है पार्ट 1 जो कि फिजिक्स है। तो इसमें फिजिक्स के सभी चैप्टरों को ख़त्म किया हूं, वो भी 45 मिनट में। आप लोग जाके देखिए और एग्ज़ाम के समय एक बार ज़रूर रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है। 10वीं के लिए सिर्फ 10 वीडियो देख लीजिए, यही 10 वीडियो है जो कि बारी बारी से चैनल पर डलाएगा। तो अगला वीडियो होगा केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसमें दो चैप्टर का एक ही साथ दे दिया गया है। पहला प्रकाश का परावर्तन था और दूसरा चैप्टर था प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें दोनों एक ही साथ दे दिया है, तो दोनों के एक ही साथ देखते हैं। इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो आप लोग बताइएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बतलाइएगा आप लोग। तो उत्तल लेंस या दर्पण का धनात्मक होती है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो m बराबर हो जाता है v/u, वस्तु दूरी बटा प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। दर्पण सूत्र, तो आप लोग बतलाइएगा दर्पण सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे। दर्पण सूत्र हो जाता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो पहला मेरा सही हो जाएगा। तो बतलाइएगा किस माध्यम में अपवर्तनांक, उसी को म्यू द्वारा लिखा जाता है, का मान होता है साइन आई बाय साइन आर। यहाँ पे थोड़ा गलती दे दिया है, साइन आर बटा साइन आई दे दिया है, जो कि गलती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बहुत बार पूछा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। हो सकता है इस बार ही पूछे। प्रकाश के अपवर्तन पूछे तब पर भी या प्रकाश के परिवर्तन पूछे तब पर भी, दोनों का दो ही नियम होता है, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन पूछे तब पर भी या प्रकाश का अपवर्तन पूछे तब पर भी कितना होता है, नियम दो ही को होता है दोनों के लिए, ठीक है। अपवर्तन के लिए भी और परावर्तन के लिए भी दो ही नियम है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 प्लस में 20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, यानी f प्लस में होगा। उत्तल दर्पण का होता है f प्लस, यानी फोकस दूरी प्लस होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बतलाइएगा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आप लोग देखे होंगे, तो काल्पनिक बनता है, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2 किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। आवर्धन कितना होता है, +1 होता है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा, कौन होगा परावर्तित किरण पुंज, तो अभिसारी है तो अभिसारीय होगा, ठीक है। अभिसारी रहेगा तो अभिसारीय होगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है। दोनों बराबर होता है, जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, इससे पहले ही पढ़े हैं, किसका होता है धनात्मक, F किसका धनात्मक होता है, बतलाइएगा आप। तो दोनों हो जाएगा, उत्तल लेंस का भी होता है और उत्तल दर्पण का भी होता है, ठीक है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का होता है, ठीक है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है फोकस से, एफ से ही मापते हैं, एफ से कितना दूर है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार भी नहीं पूछा है तो छोड़िए, इसे भी भाषा भी। अब बतलाइएगा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, किसका ऋणात्मक माना जाता है, एफ। तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का प्लस माना जाता है, तो अवतल दर्पण का उल्टा हो जाता है, माइनस माना जाएगा, ठीक है। एफ इसका
अवतल दर्पण का F माइनस होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा मिल सकता है? तो समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी से मिलता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच। एक लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक, या उसी को पूछ सकता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आवर्धन का पूछेगा तो कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचा सेम सेम रहता है, कट जाता है इसमें। ठीक है, इसे लेंस की आवर्धन का, आवर्धन कहेगा तब, ठीक है, आवर्धन कहेगा तब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। ठीक है, अभी मीटर नहीं मार दीजिएगा, वो क्षमता का होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण फिर से पूछ दिया, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है एफ अवतल दर्पण में। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, क्योंकि इसमें भी छोटा छोटा वस्तु रहता है तो बड़ा दिखाता है। ठीक है, 5 cm वाला फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस ले लीजिएगा, जिसमें छोटा सा लिखा रहेगा तो उसमें आपको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, तो 5 किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मतलब कौन सा दर्पण है इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो भी हमेशा? तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल आंसर, उत्तल दर्पण। लेंस नहीं है, दर्पण है। ठीक है। प्रकाश का चाल या वेग न्यूनतम होता है कहाँ? कांच में। ठीक है, प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, जल में भी होता है, वायु में भी होता है, लेकिन कांच में कम जाता है। ठीक है, क्योंकि कांच रोक देता है, इसीलिए प्रकाश का चाल कांच में कम होगा ऑप्शन के हिसाब से। और प्रकाश का चाल ज्यादा पूछेगा तो निर्वात में ही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है प्रकाश का चाल, क्योंकि निर्वात में कोई चीज रोकने वाला नहीं रहता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा होता है, और सबसे मतलब ऑप्शन के हिसाब से सबसे कम कांच में होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उसमें कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। देखते हैं, उत्तल लेंस होता है इस तरह का, देखिएगा फोटोग्राफी यार में रहेगा थोड़ा सा उठा हुआ, ऐसे करके फोटोग्राफी रहेगा, तो अगर इधर से फोटोग्राफी है तो उठा हुआ रहता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? डी ऑप्शन सही, या तो समतल अथवा उत्तल। तीसरा चैप्टर आ गया है जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, इसमें आंख के बारे में पढ़ना है, नेत्र मतलब आंख होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? साधारण प्रिज्म में दिखाई देता है 3 गो, मगर रहता है क्या गो सतह? 5 गो, इसलिए 3 नहीं मारिएगा। ठीक है, 5 गो सतह होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? आप लोग तो जानवे करते हैं, लाल रंग का अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, इसी को दूसरी तरह से पूछ सकता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो मतलब यह कौन से होता है? तो सी हो जाएगा, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जो है, जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांट देता है, उस तो प्रिज्म बांटने का काम करता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है? 380 nm में। ठीक है, नैनोमीटर, 380 nm। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, परिकीर्णन के कारण ही क्या होता है? आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र
साफ साफ देख सकता है। किसको देख सकता है? दूर की वस्तु को। भले दूर दृष्टि है, दूर दृष्टि दोष है, मगर दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा और नजदीक वाला उसको दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज को साफ साफ देख सकता है और दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं। मतलब जो दोष रहेगा ना वही सही सही देख पाएगा। मतलब दूर दृष्टि दोष है तो दूर के वस्तु को साफ साफ देखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट के वस्तु को साफ साफ देखेगा। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? या उसी को पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? या ऐसे भी पूछ सकता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो अवतल लेंस। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? एंगस्ट्रम में। इसका संकेत होता है ए देके एक ठोपा उसमें दे दिया जाता है, एंगस्ट्रम इसको भी बोला जाता है। ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम में। ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? या इसी को हम बोल सकते हैं, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है या कैसा दिखाई देता है? तो क्या बोलेंगे? काला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम वही 7 रंगों में जो बांट देता है वो प्रिज्म ही बांटता है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या वो सतह होता है? तो 5 गो सतह होता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, कौन है बतलाइए? नीला, हरा, लाल, तीनों का तीनों है। ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? नीला, हरा, लाल। ठीक है। इसे कितना आदमी ट्रिक से याद करते हैं? डायरेक्ट याद रखिए, आप लोग को तो याद होगा, यहाँ रिवाइज करना है। और तीनों को मिला देंगे तो श्वेत बनेगा। ठीक है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन। यानी तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है कहाँ पे? फोकस और लेंस के बीच, यानी एफ और पी के बीच में रखा जाता है। ठीक है। तब फोकस और लेंस के बीच में रखा जाना चाहिए। ठीक है। तब आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? मतलब आंख द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? या उसी को पूछ सकता है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बतलाइए आप लोग? तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। आप लोग सोच भी सकते हैं, क्योंकि जैसा वस्तु दिखता है वैसा ही हम लोग भी देखते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और छोटा, वस्तु कितना बड़ा रहता है, कोई आदमी कितना बड़ा रहता है, मगर आंख हम लोग का छोटा रहता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, तभी तो आंख में हट जाता है। ठीक है। लेकिन उल्टा बनता है, उसका मूड़ी जैसे दिखाई देता है तो नीचा हो जाएगा, गोल ऊपर हो जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है। दिमाग का काम रहता है सीधा करना। ठीक है। तो ये नहीं सोचिएगा कि सीधा देखते हैं तो सीधा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। ठीक है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है? दृष्टि पटल कहिए या उसी को बोलिए रेटिना पर ही कोई चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है। एक तरह का पर्दा होता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसके कारण ही कोई लकड़ी को भी डाला जाता है तो उठा हुआ दिखाई देता है, चाहे मछली भी रहता है तो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। चाहे सिक्का रखिएगा बाल्टी में जिसमें पानी रहेगा तो सिक्का थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, चाहे थोड़ा इधर उधर दिखाई देगा, सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो थोड़ा डाइवर्ट तो करेगा, थोड़ा इधर उधर कर देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? किसका सबसे अधिक विचलन होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। ठीक है। विचलन की बात हो रहा है, तरंगदैर्घ्य उल्टा होता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से
कौन संबंध सही है। ठीक है, तो एक सूत्र पढ़े होंगे, F बराबर R/2। तो आप लोग समीकरण जानते हैं, E2 है भाग में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, गुना में। ठीक है, E2 इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में, तो क्या हो जाएगा 2F बराबर R। तो यहाँ पे देखिए R है और 2F है, इधर उधर सब बराबर होता है। ठीक है, तो क्या रिलेशन मिला, R बराबर 2F या 2F बराबर R, वही देख लीजिएगा इधर उधर करके। ठीक है, क्योंकि मेन सूत्र क्या होता है, F बराबर R/2। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, पीछे भी पूछा है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अब बतलाइएगा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कितना होता है, तो 1/10 सेकेंड। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को हम जो देखते हैं तो हमारे आंख में कितना देर तक वो प्रतिबिंब रहता है उसका, जैसे मान लीजिए कोई फोटो देखे चाहे किसी आदमी को देखे तो 1/10 सेकेंड ही रहता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 1/10 सेकेंड आंख में छपता है, इसलिए देखिए, जितना बार देखिएगा उतना बार छपेगा, अपने दिमाग में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और सुनने से भी फायदा होता है, क्योंकि सुनता भी है, कोई भी चीज आप कान में गया आवाज तो वो भी 1/10 सेकेंड ही रहता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है, तो नीला रंग। ठीक है, वायुमंडल में पूछ रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल में नीला रंग ज्यादा रहता है, तो समझ जाइए नीला रंग। देखिए थोड़ा देर का ये वीडियो है, थोड़ा देर में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बार बार वीडियो देखिए, पूरा मुंह पर याद कर लीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप लोग को याद होगा, क्योंकि आप लोग भी तो एग्जाम का तैयारी किए हैं, मगर अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना बार पूछा है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर इसमें से आपको एक भी अगर याद नहीं है, एक भी क्वेश्चन, तो उसको याद कर लीजिए, पूरा मुंह पर याद कर लीजिए। ठीक है, हम बहुत कम क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप लोग को दिमाग पर आ जाए। यही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड करता है और हो सकता है कि फिर से रिपीट करें। देख ही सकते हैं कितना बार पूछता है, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार और भी बहुत बार पूछता है, मगर देता नहीं है किताब में। देखिए फिर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और वही सब क्वेश्चन हम डाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, फालतू क्वेश्चन सब नहीं है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिए, और एक आध को नहीं याद होगा तो उसको और अच्छा से याद कर लीजिए। आप लोग को याद होना ही चाहिए, और आप लोग पढ़े हैं बहुत दिन से, 1 साल से पढ़े हैं, तो आप लोग को याद भी होगा। तब पर भी बार बार पढ़िए और याद करिए, ताकि पूरा टाइम बचेगा, याद रहेगा, धाए से मारिएगा। अब ये नहीं कि थोड़ा सा याद हो गया तो उसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन से तो देख ही लेंगे। थोड़ा सा याद है तो उसको और 1 2 बार वीडियो देख लीजिए, पूरा अच्छा से याद कर लीजिए, ताकि एक बार देखिएगा आंसर दिखाई देगा और मारिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में टाइम बचेगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, मतलब ये कौन सा है अधातु जो विद्युत का सुचालक है। धातु तो सब विद्युत का सुचालक होता है, बाद में एक आधे को छोड़ के। तो अधातु कौन है, ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का सुचालक है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसा मात्रक बतलाइएगा, कूलम होता है, इसे सी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक खूब पूछता है सब क्वेश्चन। ठीक है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, इसको सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो कूलम नहीं देगा तो सी देगा। ठीक है, अब बतलाइएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट या तंतु उसी को बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस द्रव या धातु का बना होता है। हम लोग जो देखते हैं घर में बल्ब बना रहता है, उसमें जो एक तार जैसा रहता है, वही उसी को बोला जाता है फिलामेंट या तंतु। वो क्या चीज का बना रहता है, तो टंगस्टन धातु का बना रहता है। ठीक है, किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है, मतलब येगा कौन ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। तो देख लीजिए कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहता है। बाकी बात एमीटर रहेगा, इस तरफ से गोल रहेगा, पहले एक तरफ से प्लस का चिन्ह रहेगा, एक तरफ से माइनस का चिन्ह रहेगा। उस तरह से वोल्ट मीटर का भी रहेगा, तो ऐसे का भी रहेगा, दिले एक तरफ से प्लस रहेगा, एक तरफ से माइनस रहेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। विद्युत सेल यानी विद्युत सेल किसको बोला जाता है, बैटरी को। ठीक है, उसमें भी एगो सेल प्लस में रहता है, एगो सेल
माइनस में रहता है, ठीक है, प्लस माइनस जोड़ के ही बैटरी बनता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हो गया न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल तो बनाने का चीज़ है, इसमें फार्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऑब्जेक्टिव करवाना है, न्यूमेरिकल करवाना नहीं है, इसके लिए आपको पूरा जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ से पूछ लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। एक अमीटर के स्केल पर O तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्प मान मतलब न्यूनतम मान कितना होगा, तो हो जाएगा 0.1 एमीटर, ठीक है, 0.1 एमीटर, यानी 2/20 से भाग देगा ना तो काट के हो जाएगा 0.1 एमीटर। ये कैसे होता है, आपको फार्मूला याद रहेगा तब आप खुद समझ जाइएगा, ठीक है। 2 में भाग दीजिए 20 से, कट कुट के आ जाएगा, एम्पियर के ऊपर में रखिएगा और जो देगा उसको नीचा में रखिएगा, भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर से आ गया है न्यूमेरिकल। 100 वाट और 200 वोल्ट के एक बल्ब के आरे 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा। तो आप लोग बतलाइएगा, आप लोग न्यूमेरिकल बनाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो डायरेक्ट आंसर बतला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल नहीं बतलाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करवाना है। तो 25/121 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, बतलाइए। तो हो जाएगा पार्श्व क्रम, ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, कैसा होगा, अगर समांतर रहेगा तो प्रत्येक प्रतिरोधों से कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें कम हो जाएगा। यदि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो विभवांतर है। निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। तो हो जाएगा आंसर धन आवेश एवं ऋण आवेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, प्रतिरोधकता का SI मात्रक, ठीक है, उसी को और पूछ सकता है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक, या पूछ सकता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का SI मात्रक। तो डायरेक्ट याद रखिए प्रतिरोधकता, जब भी प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ओम मीटर, ठीक है, यानी प्रतिरोधकता पूछेगा, प्रतिरोधकता का SI मात्रक तो ओम मीटर, और प्रतिरोध का SI मात्रक तो ओम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है, क्या होता है गतिशील कण, तो इलेक्ट्रॉन, मतलब जो होता है E-, यही गति करता है। कभी हम लोग के घर में भी करंट जो है विद्युत धारा, उसमें क्या प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो IR², ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, या उसी को पूछ सकता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसमें की जाती है, ठीक है, या उसी को और पूछ सकता है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, क्या है बतलाइएगा, तो एमीटर, यानी विद्युत धारा को क्या चीज में मापा जाता है, एमीटर में, ठीक है, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब का अनुमांक 20 वोल्ट और 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो कितना होता है, ये तो न्यूमेरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि इसमें सूत्र का जरूरत पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 25 वाट। इसमें कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल बाई सेकेंड होता है। वोल्ट जिसको V द्वारा लिखा जाता है बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या हो जाता है, तो जूल बाई कूलम्ब, ठीक है, J/C हो जाएगा, ठीक है। V बराबर क्या हो जाएगा, J/C। तो सूत्र है, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट सूत्र भी पूछता है बार बार।
किसी परपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध कहा जाता है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो डी क्या हो जाएगा? 24 जूल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए सूत्र याद रखिएगा। सूत्र डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है और सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन भी आसानी से बना पाएगा। एक दो न्यूमेरिकल तो जरूर आता है एग्जाम में भी। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, मतलब विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है किसका? इस तरह से पूछ सकता है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? यानी कुंडली में डायरेक्ट याद रखिए, कुंडली में किसका उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम धातु है जो कि। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आप बतलाइएगा, फॉर्मूला याद होगा तो बतला ही दीजिएगा। तो जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट होता है। ठीक है, जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट होता है। ये सब फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, उससे एक आध गो न्यूमेरिकल ही पूछेगा, साफ आसान रहेगा, गुना या भाग करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। डायरेक्ट विद्युत धारा का परिभाषा भी पूछ सकता है। विद्युत धारा का परिभाषा क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रवाहित होता है। ठीक है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो विद्युत धारा समान रहती है। ठीक है, विद्युत धारा यहाँ पर रहेगा जितना उतना ही यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, सब जगह समान रहता है विद्युत धारा। ठीक, अब कुछ देर का वीडियो बचा हुआ है, तो आप लोग देखिए, सिनेमा 2 घंटा देख सकते हैं, ये थोड़ा देर का वीडियो है, तो ये पूरा देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो है। ठीक है, जितना भी आपको फिजिक्स में पढ़ना है उसका एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किए हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं डाले हैं, जो कि सब पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, और जो बार बार पूछता है वही क्वेश्चन है, जो बार बार पूछता है वही क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन याद नहीं है तो उसको याद कर ही लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना पूछा हुआ है, तो आप लोग याद कर ही लीजिए। तो अगला चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, शुरू वाला क्वेश्चन सब पढ़ लेता है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ पाता है, इसके कारण बहुत क्वेश्चन छूट भी जाता है, तो पूरा चैप्टर को कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नया चालू हो गया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें पहला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? तो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। लघु पतन क्या है, समझते हैं? मान लीजिए शॉर्ट सर्किट जो होता है, जैसे शॉर्ट लग गया घर में, बिजली में जो शॉर्ट लगता है, उसमें क्या होता है? लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। उस समय प्रतिरोध कम रहता है और बिजली ज्यादा रहता है। उस समय देखते हैं टीवी उवी सब फ्रिज उरिज उड़ जाता है, क्योंकि विद्युत बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा विद्युत आ जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। मान लीजिए प्रतिरोध मतलब कि वो विद्युत को रोकता है। ठीक है, मतलब विद्युत को रोकने वाला खत्म हो जाता है, विद्युत बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी को रहता है लघु पतन, यानी शॉर्ट लग जाता है। कभी शॉर्ट लग जाता है तो जितना भी रहता है उसको विद्युत को रोकने वाला, जैसे प्लास्टिक का कवर रहता है, वो सब गल जाता है, तो उस विद्युत को रोक नहीं पाता है, विद्युत बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी को बोला जाता है लघु पतन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, बहुत बार पूछा है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ये भी पूछता है, ऑस्ट्रेड ने। ठीक है, ऑस्ट्रेड ने किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड ने किया था। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है,
मतलब 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना के बराबर होता है, 10 के पावर -6 एम्पियर के, 10 के पावर -6 एम्पियर के 1 माइक्रो एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, 10 के पावर -6 एम्पियर को। निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो सी ऑप्शन जो है वही करता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, वही करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है, 2021, 2019, 2016, 2015, 2014, 2011 बहुत बार पूछा है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार पूछता है वही क्वेश्चन है। ठीक है, इधर बहुत लास्ट वाला चैप्टर सब छोड़ देते हैं। देखते हैं लास्ट वाला 2 5 को 10 को क्वेश्चन रहता है लास्ट वाला चैप्टर में। ठीक है, वो बार बार पूछता है वही क्वेश्चन। मगर आप लोग होते हैं कि शुरू वाला पढ़ते हैं, शुरू वाला से पूछता है ज़्यादा, मगर लास्ट वाला से भी पूछता है। ठीक है, लास्ट वाला चैप्टर से भी, इसलिए सब चैप्टर पढ़ना जरूरी है। सब होता है कि शुरू वाला तो 3 चैप्टर पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि बस एग्जाम में हो जाएगा, तो 2-3 चैप्टर से आता है ज़्यादा, लेकिन लास्ट वाला चैप्टर से भी आता है। लास्ट वाला चैप्टर तो और आसान होता है, क्योंकि 10 से 15 ऑब्जेक्टिव रहता है, वही बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इसीलिए पूरा चैप्टर को कवर करिए, ताकि लास्ट वाला पूछे या फर्स्ट वाला पूछे या बीच वाला पूछे, आप लोग कहीं से भी पूछे तो आप लोग आंसर दे पाइएगा। इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर पूरा चैप्टर हम करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि कहीं से पूछे तो आप लोग बना दीजिएगा। ऐसा नहीं कि शुरू वाला पढ़ लिया पूछ दिया, लास्ट वाला तो फिर नहीं बना पाइएगा, और लास्ट वाला पढ़ के गया शुरू वाला पूछ दिया तो ना बना पाइएगा। इसलिए सब पूरा चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, ताकि कहीं से भी पूछे आप लोग बना पाइएगा, आप पूरा बना पाइएगा। ठीक है, ऐसे भी आधे क्वेश्चन बनाना रहता है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत या प्रभाव पर कार्य करता है? बताइएगा। उष्मीय। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। नाइक्रोम को। ठीक है, पीछे भी था, हीटर बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नर्म लोहा का। ठीक है, विद्युत चुंबक जो बनता है नर्म लोहा का बनता है। ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या होता है? तो ये भी पीछे हो चुका है, इलेक्ट्रॉन E- जो होता है वही विद्युत धारा में प्रवाहित होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट बटा घंटा इकाई है किसका? शक्ति का। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? मतलब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे साहब जी थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? फैराडे ने। ठीक है, फैराडे। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? मतलब कौन सा दिशा होगा? तो उपमुखी होगा, ऊपरी मुखी होगा, ऊपरी मुखी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है वो क्या कैसे परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। देखते हैं हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या है? तो 220 वोल्ट का परिवर्ती धारा, मतलब 220 वोल्ट का क्या होगा? ये परिवर्ती मतलब एसी वाला जो होगा वो हम लोग के घर में चलता है। ठीक है, 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती मतलब एसी धारा ही हम लोग के घर में यूज होता है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं कहाँ पे? तो गर्म तार में। ठीक है, ठंडा तार कहते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डीसी प्राप्त होती है। डीसी को दिष्ट धारा बोला जाता है, डीसी। देखते हैं मोबाइल और चार्ज करते हैं तो डायरेक्ट बैटरी से चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि डीसी रहता है, उसको ऐसा चार्जर रहता है जो डीसी को एसी में बदलता है, तो हम लोग का मोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है क्या? तो विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मतलब फिजिक्स खत्म होने वाला है, या आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, और अगर याद नहीं होगा तो फिर से वीडियो देखिए और याद कीजिए। यह लास्ट चैप्टर का नाम क्या है? ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन चीज़ है? जैसे हम लोग खाते होते हैं तो उसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए, उसका कहीं से न कहीं से ऊर्जा का स्रोत रहता है। ठीक है, हम लोग खाना वाना खाते हैं तब हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इसी तरह से हर चीज़ के लिए गाड़ी चलता है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? पेट्रोल से मिलता है। तो इसी तरह से कहीं न कुछ स्रोत होता है जिससे ऊर्जा मिलता है, उसी को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ का है। तो ये लास्ट चैप्टर है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, अभी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बार बार देखिए इसको जब तक याद न हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? या ऐसे भी पूछ सकता है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत कौन सा से बतलाइएगा। तो कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का। कोयला से भी ऊर्जा हमको मिलता है, पेट्रोलियम से भी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, जिसको जलाने के बाद उष्मा यानी गर्मी पैदा हो उसको हम कह सकते हैं ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम तो ऊर्जा का स्रोत है। कैसा ऊर्जा का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि यह खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोयला को अगर खूब यूज कीजिएगा तो कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल को भी पूरा यूज कर लीजिएगा तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सब क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। अब कुछ होता है नवीकरणीय स्रोत, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, पानी कभी खत्म नहीं होगा। भारी पीने लायक पानी खत्म हो जाए और पानी बहुत है, पानी खत्म नहीं होगा। ठीक है, वो सब नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, हवा भी नवीकरणीय स्रोत है। कोयला खत्म हो सकता है इसीलिए अनवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा इसीलिए वो अनवीकरणीय है। जितना भी समाप्त होने वाला है वो सब अनवीकरणीय स्रोत है, और जो सब समाप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय स्रोत। तो क्या कहते हैं? निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है, सौर सेल में उपयोग होता है किसका? सिलिकॉन का। ठीक है, सिलिकॉन जो है से एक उपधातु है, इसी का उपयोग किया जाता है सौर सेल में, जिससे बैटरी चार्ज होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। ठीक है, जो सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ठीक है, कौन है? तो नवकीय ऊर्जा। ठीक है, नवकीय ऊर्जा। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ईंधन कहा जाता है। ऊष्मा देगा, गर्मी देगा, जल के दे चाहे मर के दे, तो उसको क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। ठीक है, अब बतलाइएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, तो नवकीय संलयन या जीवाश्म ईंधन नहीं है, सूर्य जीवाश्म ईंधन नहीं है, चंद्रमा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला आता है। ठीक है, पेट्रोलियम आता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप इससे पहले पढ़े थे, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल, सिलिकॉन का बना रहता है। ठीक है, सिलिकॉन का। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सूर्य के प्रकाश से नहीं लिखते हैं, विद्युत सौर प्लेट लगा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन? सौर सेल। ठीक है, जो सिलिकॉन का बना रहता है। दोनों पूछता है। अनवीकरणीय ऊर्जा है या अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, फिर अनवीकरणीय वाला आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय। ठीक है, ये खत्म हो जाता है। महासागरीय ऊर्जा नहीं खत्म होता है, महासागर बहुत सारा पानी रहता है। सौर ऊर्जा नहीं खत्म होता है, हवा नहीं खत्म होता है, पवन। ठीक है, कोयला खत्म हो जाता है। ऐसे भी तीन गो खत्म होने वाला रहेगा तो एगो खत्म होने वाला नहीं रहेगा। अगर तीन गो मतलब देख लीजिएगा, तीन गो ऑप्शन एक जैसा रहेगा तो जो अलग रहेगा वही आंसर हो जाएगा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आप लोग बतलाइएगा। महाराष्ट्र में है। ठीक है, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत तो सूर्य भगवान जी है, क्योंकि देखते हैं सुबह से उठते हैं ऊर्जा देने के लिए वो भी उपस्थित हो जाते हैं। मुख्य स्रोत है ऊर्जा के सूर्य भगवान, कोई भी आदमी ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ईंधन ईंधन है
तो ईंधन सीएनजी भी क्या है, ईंधन है। इसका भी देखते हैं, सीएनजी पर गौर चल रहा है। एलपीजी देखिए करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये भी है, लकड़ी से भी हम लोग खाना बनाते हैं, सब ईंधन के रूप में आता है, यानी इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ईंधन सभी है, सीएनजी भी है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी है, सब का ईंधन है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है, तो बतलाइएगा। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, बायोगैस जो है ना वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोला निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो नहीं है कौन, तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी बात सब जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, अब बतले जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है, तो पेट्रोलियम है, पीछे देखे हैं, कोयला भी है, यानी दोनों सही होगा, ठीक है। इसे नहीं पेट्रोलियम देखिए आंसर मार दीजिए, कोयला देखिए आंसर मार दीजिए। देखिए ऑप्शन ना ए मारिएगा तो सही होगा, ना बी मारिएगा तो सही होगा, क्योंकि एक ही वो तो घसना रहता है, तीन तीन को गोला नहीं घस सकते हैं, एक ही वो गोला घसेगा, ए और बी दोनों, यानी ए भी सही है और बी भी सही है, तो मारेंगे क्या, जिसमें ए और बी दोनों दे ले है, तो ए और बी दोनों, यानी सी में दे ले तो सी वाला घसेंगे। उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, मतलब उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है, जैसे ऐसे पूछ भी सकता है सब्जेक्ट में, उत्तम ऊर्जा का स्रोत बतलाइए, मतलब चाहे उत्तम ऊर्जा किसको कहते हैं पूछ सकता है। तो जो सरलता से सुलभ हो सके, मतलब आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो ये भी सही है, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, मतलब तन का जगह से ज्यादा काम करे, उस ऐसा भी रहना चाहिए। जिसका भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो सके, जिसको हम जमा करके रख सकते हैं, चाहे यहाँ से वहाँ भेजा सकते हैं, ठीक है, वो भी, ये सब गुण रहना चाहिए उत्तम ऊर्जा का स्रोत में, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, सभी गुण रहना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखते हैं ना, बड़का बड़का बांध बना के पानी को रोका जाता है, एक छोड़ दिया जाता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पानी को रोक के रखता है, उसको छोड़ देता है तो बहुत तेजी से आता है, और डायनेमो को घुमाता है तो क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा को ही, यानी जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, मतलब खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो सूखा सेल का, ठीक है, सस्ता। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, कौन करता है, तो विद्युत ऊर्जा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, किस दिन नहीं कर सकते हैं, जब बादलों वाले दिन, जब बादल लगल रहेगा उस दिन नहीं हो सकता है, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो सूर्य, ठीक है। सभी के लिए ऊर्जा फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, तीनों से अलग भिन्न रहेगा, तो कोयला हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो बायोगैस, बायोमास दे है, और बायोगैस भी रहेगा तो ये चलेगा, ठीक है, बायोमास। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्रकृति के से प्राप्त है तो स्वच्छ होबे करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एथेनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, तो नवीकरणीय जैव मात्रा, मतलब नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। और नवीकरणीय कौन है, कोयला पेट्रोलियम, खत्म होने वाला, ऑप्शनों से छांट सकते हैं। तो जैव मात्रा जो है नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो समतल दर्पण। आप लोग सभी जानते होंगे ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है, तो
हाइड्रो का मतलब जल ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो कोयला पे तो करवे करते हैं, ठीक है। एलपीजी के भी करवे करते हैं, बायोमास बायोगैस के भी करते हैं, सीएनजी का नहीं करते, सीएनजी से नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग का फिजिक्स यहीं पर खत्म करते हैं। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर याद नहीं हुआ होगा तो जाइए फिर से इसको पढ़िए और फिर से रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ के आप एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूरा मुंह पर याद रहना चाहिए। और देखिए इतना क्वेश्चन तो मुंह पर याद रहना चाहिए, बाकी बात और भी क्वेश्चन है बहुत, पूरा किताब का क्वेश्चन जो है वो सब अगर आप लोग के पास टाइम है, इतना अगर याद हो गया है तो आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। क्योंकि 10वां में आप पढ़ते हैं तो 10वां का किताब जितना भी है वो सब तो आपके लिए ही है, तो सब पढ़ना आप